सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्यों। तो चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, स्टैंडर्ड 9th। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, राइट। आज थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, जो बच्चे 6th 7th स्टैंडर्ड में है ना उनको भी पता होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पूछोगे ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और मूवीज वगैरह में भी हमने कई बार देखा हुआ है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन पहले तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जो बड़ा ही शॉर्ट और स्वीट है। ठीक है, क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कहने के लिए बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है और किसी को भी याद रह जाता है। हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है, इक्वल रिएक्शन। तो जैसे कि बच्चे कहते हैं, एक आया, दो लोगों का झगड़ा हुआ, एक ने एक दूसरे को सटाक करके झापड़ मारा, दूसरे ने पलट के उसको वैसे ही झापड़ मारा, सेम इंटेंसिटी का, है ना। जितने कस के इसने झापड़ मारा था उतने ही कस के उसने झापड़ मार दिया, हो गया इक्वल एक्शन, इक्वल एंड रिएक्शन जो भी है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन इक्वल हो गया? नहीं हुआ। इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं कहते हैं बच्चों, इसको नहीं कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इक्वल रिएक्शन तो हुआ, ठीक है, रिएक्शन हुआ, इक्वल भी हुआ, ठीक है, बट ये एट अ टाइम नहीं हुआ। ठीक है, ये जो कहा है ना एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दोनों चीजें एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको? एक्शन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली का मतलब तो पता है ना, एक ही वक्त पर दोनों चीजें हो रही हैं, एक्शन और रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज हुआ है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बोर्ड है, मैं इसको दबा रहा हूँ, मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा नहीं तो टूट जाएगा शायद, है ना। तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये बोर्ड भी मुझे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इसके ऊपर फोर्स लगाया, बाद में थोड़ी देर बाद इससे मेरे पर फोर्स लगाया ना। जैसे अभी तक देखो मैंने हाथ यहाँ रखा है, मैंने इसको टच नहीं किया है, ना मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ ना ये मुझ पे फोर्स लगा रहा है। जैसे ही मैंने टच करके फोर्स लगाना चालू किया, तो जैसे ही मेरा फोर्स जनरेट हुआ वैसे ही इसका भी फोर्स जनरेट हुआ, साथ में एक ही वक्त दोनों जनरेट होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में थोड़ा इलाबोरेट स्टेटमेंट है, बट हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यही रखना है। ठीक है, एट अ टाइम ये ध्यान रखना है कि दोनों चीजें एक ही साथ होती हैं। ओके, जैसे कि आपने इसके एग्जाम्पल्स कहाँ देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, बोला है कि एक ऐसे रिजिड सपोर्ट ले लो, मतलब फिक्स सपोर्ट ले लो, इससे आप एक स्प्रिंग बैलेंस लगा लो। स्प्रिंग बैलेंस तो पता है ना, ऐसा हुक लगा रहता है, आपने देखा वो रद्दी वाले अंकल आते हैं ना तुम्हारे यहाँ, वो लेके आते हैं, है ना। वो स्प्रिंग बैलेंस होता है, उसमें अंदर स्प्रिंग जैसा लगाता है और ऐसे एक लंबा सा होता है गोल सा, उसको ऐसे पकड़ते हैं, जो हुक होता है वो हुक में वजन लटकाते हैं, ऐसे चेक करते हैं, है ना, शट करके मुड़ा तो वहाँ पर रीडिंग आती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, इसलिए उसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो दो स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट कर दिया, एक का हुक ये दूसरे का हुक, ठीक है, ऐसे दो स्प्रिंग बैलेंसेस लिए हैं, एक को दीवार की तरफ फिक्स किया है और एक को हमने अपने हाथों से खींचा है। ठीक है, हाथ कैसे बनाओ यार अब? ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इस हाथ से आप इस बैलेंस को खींचोगे इस तरफ, ठीक है, तो दोनों बैलेंस में जो रीडिंग आएगी वो सेम आएगी। जितना यहां पर रीडिंग दिखाएगा ना, सेम रीडिंग यहां पर भी दिखाएगा। अरे यार ये कैसे हो गया? मैं इसको खींच रहा हूं, इसके अंदर मैं फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम कैसे दिख रहा है? तो देखो हो क्या रहा है, जब तुम इस स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे हो, इसको खींच रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? फोर्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाला क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा। ये बैलेंस ए है, ये बैलेंस बी है, तो ए वाला बी पे जितना फोर्स लगाएगा, बी वाला बी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा। और दोनों मेजर क्या करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? फोर्स ही मेजर करके देता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, उसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही फोर्स की वैल्यू होगी जो ये वाला इस पे लगाने वाला है, यानी फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी बाई ए।
ठीक है, दोनों सेम होगा, तो इसीलिए कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, अपोजिट का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब ये इस पे वही फोर्स लगा रहा है, ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये उसको उस तरफ ढकेल रहा होगा तो वो इसको इस तरफ ढकेल रहा होगा। सेम जैसे मैं इस बोर्ड को अंदर की तरफ ढकेल रहा हूँ तो ये बोर्ड मुझे बाहर की तरफ ढकेल रहा है। ठीक है, सेम फोर्स से। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? भेजे में जा रही है बात? अच्छा, ये बात हो गई इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं, है ना, सेम फोर्स लगाते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये मेरी डायरी, मैं इस पे लगा रहा हूँ फोर्स, तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, राइट। मैंने इस पे जितना फोर्स लगाया, सेम फोर्स इस डायरी ने मुझ पर भी लगाया होगा, है ना। मैंने इस पे जितना फोर्स लगाया, इतना ही फोर्स इस डायरी ने मुझ पर लगाया होगा, है ना। लेकिन ये डायरी मूव कर रही है ना, मेरे फोर्स से डायरी मूव कर रही है, लेकिन डायरी के फोर्स से मैं मूव नहीं कर रहा। ये क्या बात हो गई भाई? ये क्या बात हो गई? ये कैसे हो सकता है? फुटबॉल रखा हुआ है जमीन पे, आप गए, आपने जोर से किक मारी, फुटबॉल उछल के चला गया। नहीं, मैं आज वैसे लात नहीं मारूंगा, चोट लगती है, पता है मुझे, है ना। पिछले वीडियो में हुआ था, 2-3 वीडियो पहले, है ना, थोड़ा मैं जोश में आ गया था और यहाँ कुछ है जहाँ मेरे पैर पे चोट लग गई। अच्छा, तो चलो यार कहानी छोड़ो, बात मुद्दे पे आते हैं। फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल का आपने किक मारा, तो जितना फोर्स आपने फुटबॉल पे लगाया, सेम वैल्यू का फोर्स फुटबॉल ने आप पे लगाया, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो आपका लगा हुआ फोर्स फुटबॉल को ले जा रहा है दूर, उड़ा दिया फुटबॉल को। फुटबॉल ने भी सेम वैल्यू का ही फोर्स आप पर भी लगाया था, तो आप क्यों नहीं उड़ के दूर गए? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन की बात हुई, तो जितना दूर फुटबॉल उड़ के जाएगा उतने ही दूर आप भी उड़ के जाने चाहिए, है ना। तो वही होगा, फुटबॉलर जाएगा मैच में, किक मारेगा, गोल करेगा, तो फुटबॉल उस गोल में, फुटबॉलर इस गोल में, है ना, दोनों अलग अलग गोल में पड़े मिलेंगे। वाह, मजा आ जाएगा मैच देख के। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपने सोच लिया, पता कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो बताना पड़ेगा मुझे, है ना। देखो, अपने थोड़ी देर पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है, अगर कोई मतलब मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। ओके, आपने फुटबॉल पे लगाया, फुटबॉल आ गया मोशन में। अच्छा, नॉर्मली कोई भी चीज़ मोशन में कब आती है? कब आती है? जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको आप कुछ वैल्यू का फोर्स दो, ये मोशन नहीं करता, थोड़ा और फोर्स बढ़ाओ तो ये मोशन करने लगता है ना। तो पहले जब आपने थोड़ा कम फोर्स दिया था तब ये मोशन नहीं कर रहा था, क्यों? इनर्शिया, राइट, इनर्शिया। जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ये छोटा सा ब्लॉक है, ये सपोज 100 न्यूटन फोर्स में मूव कर गया, मान लो 100 न्यूटन फोर्स में मैंने इसको मूव कर दिया, लेकिन एक बड़ा सा ब्लॉक है, इस पर मैंने 100 न्यूटन फोर्स दिया, इसको मैंने दिया 100 न्यूटन फोर्स, तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, बड़ा है, ज़्यादा मास है इसके पास, ठीक है। तो मास ज़्यादा है, इसीलिए इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो ये भले आप सेम फोर्स लगाओ, इस पर भी सेम फोर्स लगा रहे हो, जितना लगा रहे हो उतना इस पर भी लगा रहे हो, तो ये मोशन भले आ गया, ये मोशन में नहीं आएगा। ये क्यों मोशन में आ गया? क्योंकि इसका मास कम है और इसलिए इसका इनर्शिया भी कम है, और इनर्शिया कम होने का मतलब वो अपने स्टेट के अंदर जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है उसको कम अपोज करेगा, ज़्यादा इनर्शिया मतलब ज़्यादा अपोज करेगा, है ना। तो ये कुछ फोर्स पे मूवमेंट करने लग गया, उतने फोर्स पे ये मूवमेंट नहीं करेगा, राइट। ये बात हो गई। तो वही केस है फुटबॉल का और आपका, ठीक है। फुटबॉल का मास कम है यानी उसका इनर्शिया भी कम है। आपने जितना फोर्स उसको दिया, उस फोर्स से वो तो मोशन कर सकता है, सेम फोर्स उसने आपके ऊपर भले लगाया है, उतना ही फोर्स आपको भी लगा है, लेकिन क्योंकि आपका मास ज़्यादा है इसलिए आपका इनर्शिया भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप मोशन में नहीं आए, क्योंकि आपको अभी तक इतना फोर्स नहीं मिला है कि आप मोशन कर सको। समझ में आया? पता चल रहा है? अच्छा, अगर सेम दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, सेम मास के दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएं तो दोनों सेम फोर्स से सेम डिस्टेंस तक मूव करेंगे। मतलब अगर एक फुटबॉल और एक फुटबॉल पे, एक फुटबॉल ने आके इस फुटबॉल को मारा, ठीक है, सेम इंटेंसिटी दोनों फुटबॉल टकराए, तो ये वाला फुटबॉल उस गोल पोस्ट में और ये वाला फुटबॉल उस गोल पोस्ट में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? दोनों का मास सेम है, दोनों का इनर्शिया सेम है। तो जितना फोर्स इसने इस पे लगाया था उतना ही फोर्स इसने भी इस पे लगाया था, ये थर्ड लॉ के हिसाब से। और नॉर्मली हम इनर्शिया के हिसाब से भी देखें, दोनों का इनर्शिया भी सेम है, तो दोनों के ऊपर सेम चेंज आना चाहिए, ठीक है। भले फोर्स, देखो नॉर्मली क्या होता है कि आप फोर्स सेम लगाओ, फोर्स सेम लगता है हर बार फोर्स सेम लगता है। आपने यहाँ फोर्स लगाया, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं। मैं इस मार्कर को दबा रहा हूँ, जितने फोर्स से मैं मार्कर को दबा रहा हूँ उतने ही फोर्स से मार्कर मुझे बाहर की तरफ मेरा हाथ धकेल रहा है, ठीक है। तो हर जगह फोर्स की वैल्यू सेम है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है
उसका जो इफेक्ट है मोशन पे वो सेम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर दोनों फुटबॉल सेम है तो दोनों पर सेम इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्लियर है, पता चल रहा है? ये फुटबॉल दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, सेम मास के हैं, सेम तरीके के, एकदम सेम डिट्टो सेम है। तो जितना फोर्स इसने इस पे लगाया उतना ही फोर्स इसमें लगाया, उसके बाद क्या होगा कि दोनों का मोशन भी सेम होगा। लेकिन अगर एक फुटबॉल बड़ा है और एक फुटबॉल छोटा है, दोनों टकराए, तो भले दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स तो सेम लगाया, फोर्स तो डेफिनेटली सेम लगेगा थर्ड लॉ के हिसाब से, लेकिन दोनों का मोशन सेम नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा वाला उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो कम मूव करेगा, छोटा वाला उसका इनर्शिया कम है तो वो ज़्यादा मूव करेगा। अब वो छोटा बड़ा फुटबॉल की बात है, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा, मासिव ऑब्जेक्ट होगा, तो भले छोटा है तो क्या हुआ, डिपेंड करता है सब कुछ मास पे। क्लियर है? पक्का? सच्ची? ओके। तो एक्शन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसी से थर्ड लॉ के हिसाब से ही हम ये लिखते हैं ऑल फोर्सेस, हाँ ऑल फोर्सेस लिखो, ऑल फोर्सेस इन नेचर अकर इन पेयर। मतलब नेचर में सारे फोर्सेस पेयर्स में अकर करते हैं। पेयर है मतलब, तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड को जब प्रेस कर रहा था तो मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने एक फोर्स लगाया, और आपको पता है कि अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया तो डेफिनेटली ये मेरे पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, गारंटीड लगाएगा। थर्ड लॉ यही कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जैसे ही आपने इसे फोर्स लगाया वैसे इसने भी आप पे फोर्स लगा दिया है, तुरंत साथ में दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब दोनों फोर्सेस साथ में लग रहे हैं, ठीक है, तो क्या मेरा अकेले का फोर्स है यहाँ पर? नहीं, इसने भी फोर्स लगाया, यानी कि दो पेयर, मतलब दो फोर्सेस का, यानी कि पेयर फोर्सेस का पेयर जनरेट हुआ। ओके, आप जब फुटबॉल को किक कर रहे थे तो आपने जितना फुटबॉल पर फोर्स लगाया, फुटबॉल ने भी आप पे उतना ही फोर्स लगाया, पेयर जनरेट हुआ। अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे छोटा सा ही ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिरा, क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, राइट? हमारे अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो इसके ऊपर अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब आपको पता है थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स अर्थ इस पे लगा रहा था उतना ही फोर्स इसने भी उस पे लगाया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी पेयर में लग रहा है। उसने अर्थ ने इसके ऊपर लगाया, इसने भी अर्थ पे लगाया, साथ में दोनों जनरेट हुए। तो एट अ टाइम कोई भी फोर्स अगर जनरेट होता है तो वो पेयर में जनरेट होता है, ठीक है। एक फोर्स अकेला कहीं पर एक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर कहीं पर एक फोर्स है मतलब सेम वैल्यू का दूसरा फोर्स भी वहां पर मौजूद है, ठीक है, उसका असर आपको भले देखने को ना मिले लेकिन वो फोर्स वहां पर मौजूद है, ठीक है। अब असर ना देखने को मिले, सिंपल सी बात है, वही फुटबॉल वाला केस, आपने किक मारा, फुटबॉल तो गया, फुटबॉल पर आपके फोर्स का असर दिखा तो आप बोलोगे कि आपने फोर्स लगा दिया, है ना। लेकिन फुटबॉल ने आप पे फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? फुटबॉल ने भी तो लगाया, भले आपके ऊपर उसका असर नहीं देखने को मिला, है ना, आप मोशन भले नहीं कर रहे लेकिन फोर्स तो फुटबॉल ने लगाया था आप पे। तो हर जगह फोर्सेस पेयर में जनरेट होते हैं, भले उसका इफेक्ट देखने को ना मिले। तो वही लिखते हैं, इधर इसी का कंटिन्यूस में लिख रहा हूं आगे मैं, द इफेक्ट ऑफ बोथ द फोर्सेस में और मे और मे नॉट बी विजिबल, मे और मे नॉट बी विजिबल। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों फोर्सेस का असर देखने को मिले। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वही लिख लेते हैं अपन, व्हेन अ फुटबॉलर किक्स अ फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉलर एंड फुटबॉल both apply same force on each other but effect is observed only on football, है ना। फुटबॉलर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता लेकिन फुटबॉल पर उसका असर दिखता है हमको, हालांकि फोर्स दोनों ने सेम वैल्यू का लगाया है एक दूसरे पे, है ना। तो कभी कभी होगा कि दोनों का असर आपको देखने को मिलेगा एक साथ, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों का असर देखने को ना मिले आपको, लेकिन फोर्स तो दोनों साथ में ही लगते हैं हमेशा, ठीक है, कोई एक फोर्स अकेला नहीं लगता। क्लियर है? वही बात हो गई कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अपनी तरफ खींच लिया क्योंकि अर्थ ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया।
अब अर्थ ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, मतलब इसने भी अर्थ के ऊपर सेम वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, लेकिन अर्थ उड़ के इसके पास नहीं आ गया, है ना, ये अर्थ के पास गया। ठीक है, क्यों गया, क्यों गया अर्थ के पास ये? क्योंकि इसके पास मास कम है, इसलिए इसका इनर्शिया कम है, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो इसको मोशन करवाने के लिए काफी था। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है, तो अर्थ के मोशन के लिए इतना ग्रेविटेशनल फोर्स काफी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप बहुत बड़ा, बहुत ही मैसिव अर्थ के कई हजार गुना मैसिव एक ऑब्जेक्ट अर्थ के बगल में ला रख दो, तो अर्थ भी उसके पास चिपक के चला जाएगा। ठीक है, वो आप कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि असर हर बार देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी इसके आगे अपन लिखेंगे और तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इनर्शिया वाला, वो चीज लिख लेते हैं अपन। दो forces act in pair, the two objects applying forces on each other will not be necessarily accelerated with same value। ठीक है, जैसे बताया ना कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वही फिर से फुटबॉलर और पैर का एग्जांपल ले लो। किक मारा तो फुटबॉल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, पैर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, है ना। तो दो फोर्सेस एक्ट इन पेयर। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाइंग फोर्सेस ऑन ईच अदर, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगा रहे हैं, विल नॉट बी नेसेसरी एक्सेलरेटेड विद सेम वैल्यू। दोनों की एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी सेम हो सकती है, कभी कभी अलग भी हो सकती है। अच्छा, ये कैसे देखेंगे? देखो नॉर्मली क्या होता है, एफ, देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे, ये एक मेरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, चलो दीवार ले लेते हैं अपन, दीवार वॉल है हमारा। ठीक है, आपके पास एक रबर की बॉल है, वो रबर की बॉल आपने इस दीवार पर हिट कर दिया। ठीक है, आपने रबर की बॉल दीवार पर हिट की, तो हुआ क्या कि बॉल ने दीवार पर फोर्स लगाया, दीवार ने भी बॉल पर फोर्स लगाया। ठीक है, ये हमारा बॉल है। ठीक है, तो फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉल बाय वॉल। ठीक है, वाह क्या कविता चल रही है इधर। तो बॉल ने बॉल पर जितना फोर्स लगाया, सेम फोर्स वॉल ने भी बॉल पर लगा दिया, दोनों ने एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाया। ठीक है, लेकिन दीवार कहीं मूव करके नहीं गई, आपका बॉल मूव करके गया। ठीक है, तो बॉल का देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल नॉन जीरो है, उसका एक्सेलरेशन कुछ हुआ, राइट, हुआ ना, तभी तो मोशन तो किया ना उसने। लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ वॉल कितना है आपका? जीरो। आपके वॉल में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, है ना। अब नॉर्मली हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू मा, मैंने बताया था हर फोर्स के पीछे माँ होती है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर दोनों में फोर्सेस सेम लग रहे हैं, दोनों के फोर्सेस सेम हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन फॉर्मूले के हिसाब से दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए ना। पर एक्सेलरेशन क्यों नहीं सेम हो रहा है, अलग अलग क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है? क्यों एक्सेलरेशन अलग अलग हो रहा है? क्योंकि भाई दोनों के मासेस तो अलग अलग हैं। समझ में आया? पता चल रहा है? ठीक है, तो इस केस में देखो वॉल का एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब वॉल की जगह अपन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट और एक बड़ा बॉल लो और एक छोटा बॉल लो। ठीक है, दोनों बॉल हैं, बॉल बिग वाला, बॉल स्मॉल वाला, दोनों को एक दूसरे से ऐसे फेंका, एक दूसरे से हमने ऐसे आमने सामने ऐसे डाके, दोनों टकरा गए, दोनों टकराए, दोनों मूव किए इस बार। ठीक है, यहाँ तो दीवार मूव ही नहीं की थी, तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों बॉल, एक बड़ा बॉल एक छोटा बॉल, दोनों आपस में टकराए। ठीक है, इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, इसको मैं कैपिटल एम लिख रहा हूँ। ठीक है, बड़े वाले बॉल का मास, और छोटे वाले बॉल का मास मैं स्मॉल एम लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों आपस में टकराए तो क्या होगा, दोनों मूव करेंगे। अच्छा, अब दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन बड़ा बॉल बाय स्मॉल बॉल इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन स्मॉल बॉल बाय बड़ा बॉल।
ठीक है, फोर्स ऑन बिग बॉल बाय स्मॉल बॉल और फोर्स ऑन स्मॉल बॉल बाय बिग बॉल, ठीक है, सेम है दोनों का, फोर्स तो सेम ही लगने वाला है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ दोनों का फोर्स सेम है, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो सकता है। कैसे? देखो, अच्छा, फोर्स ऑन बॉल बिग बॉल बाय स्मॉल बॉल, ठीक है, कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास बड़े वाले का फोर्स लिख रहे हैं अपन, ठीक है, बड़े वाले पे जो छोटे वाले लगाया है, तो बड़े वाले का मास इंटू बड़े वाले का एक्सेलरेशन इक्वल्स टू छोटे वाले का मास इंटू छोटे वाले का एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? छोटे पे बड़े का फोर्स और ये है बड़े पे, यार वो भी हिंदी में लिख दूँ, छोटे का फोर्स, ठीक है। FBS मतलब फोर्स ऑन बिगर बॉल बाय स्मॉलर बॉल, फोर्स ऑन स्मॉलर बाय बिगर बॉल, ठीक है। तो बड़े वाले के लिए सब कैपिटल लिख रहा हूँ, छोटे वाले के लिए सब स्मॉल लिख रहा हूँ। तो इसका फोर्स जो इस पे फोर्स लगा है, बड़े वाले पे जो फोर्स लगा है वो है बड़े वाले का मास इंटू बड़े वाले का एक्सेलरेशन, जो छोटे वाले पे फोर्स लगा है वो है छोटे वाले का मास इंटू छोटे वाले का एक्सेलरेशन, राइट। अब क्योंकि देखो फोर्सेस भले सेम है लेकिन इनका एम ए, ठीक है, ये फोर्स दे रहा है ना, फोर्स दे रहा है, ये दोनों सेम है, मास दोनों का अलग अलग है, एक का कैपिटल एम, एक का स्मॉल एम है ना, मासेस अलग अलग है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होंगे, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। मतलब अगर मान लो इसका मास है 5 kg, इसका मास है 5 kg और इसका मास है 2 kg, ठीक है, इसका मास है 2 kg, क्लियर है? अच्छा, अब उस हिसाब से देखो, अब उस हिसाब से अगर बड़े वाले में एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ है, बड़े वाले का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, तो छोटे वाले का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? देखो, बड़े वाले का फोर्स है और ये छोटे वाले पे लगने वाला फोर्स है स्मॉल वाले पे, ठीक है। आपने क्या बोला? दोनों फोर्सेस सेम होते हैं और फोर्सेस का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो बड़े वाले का फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, बड़े वाले का फोर्स कितना है? 5, सॉरी फोर्स लिखा हूँ मैं, ये मास है ना, मास है, सॉरी, ये है मास ऑफ स्मॉल वाला, ठीक है। तो बड़े वाले का मास कितना है? 5, बड़े वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 2, छोटे वाले का मास कितना है? 2, तो छोटे वाले का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स दे रहा है, यहाँ भी एक्सेलरेशन फोर्स देगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है ना। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, तो इसका मास आपके पास 2 kg है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 5 एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी तो दोनों मिला के 10 बनेंगे। नहीं समझ में आया। चलो फिर से करते हैं। देखो, बड़े वाले का मास ले लिया आपने 5 kg, छोटे वाले का मास ले लिया अपन ने 2 kg, ठीक है। अब मान लो बड़े वाले पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बड़े वाले का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो छोटे वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा अपन ये निकाल लेते हैं। क्या दोनों का सेम होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा देखते हैं। तो अपन को ये पता है फोर्स ऑन बड़े बाय छोटा, बिगर बॉल बाय स्मॉलर बॉल इक्वल्स टू फोर्स ऑन स्मॉलर बाय बिगर बॉल अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और वो भी हमने नीचे एम ए के फॉर्म में लिख दिया, राइट। इसका मास, इसका एक्सेलरेशन बड़े वाले का, और ये छोटे वाले का मास, छोटे वाले का एक्सेलरेशन। तो बड़े वाले का मास कितना है आपका? 5 है, बड़े वाले का एक्सेलरेशन कितना है आपका? 2 है, छोटे वाले का मास कितना है? 2 है, बड़े वाले का मास एक्सेलरेशन नहीं पता अपन को, छोटे वाले का मास 2 है, एक्सेलरेशन नहीं पता। अच्छा, अब मुझे बताओ दोनों सेम रहने चाहिए ना, दोनों तो सेम होगा, इक्वल टू क्या आमने सामने है, तो ये कितना है? 5 × 2 10, तो ये 2 × कितना करेंगे तो 10 होगा, इसको भी 10 करना पड़ेगा ना, इक्वल टू होने के लिए दोनों 10 होंगे तो ही तो इक्वल होंगे। 10 के बराबर 15 तो कभी होता नहीं है ना, कि 10 के बराबर 20 होता है कभी नहीं ना। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, तभी तो इक्वल टू लगाया हुआ है ना। तो दोनों तरफ 10 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो अगला ये क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, यानी कि छोटे वाले का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है। तो देखो, आपने बड़े वाले का एक्सेलरेशन अगर 2 लिया तो छोटे वाले का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 5। अगर आप बड़े वाले का एक्सेलरेशन 5 लो तो छोटे वाले का कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कि भले फोर्सेस सेम लग रहे हैं, दोनों पर एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर दोनों सेम मासेस के हैं, अगर मान लो दोनों सेम मासेस के होते हैं, दोनों इक्वल टाइप के बॉल होते हैं, दोनों का मास 5 kg होता, दोनों का मास 5 kg होता, तो आप खुद ही समझ गए दोनों का एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। समझ में आया? ऐसे होता है, क्लियर है? पक्का? तो भले फोर्सेस सेम लग रहे हो, एक्सेलरेशन अलग अलग क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि मासेस अलग अलग हैं, और दोनों के मासेस सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब अपन
एक चीज डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। देखो हम मोशन कैसे करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, एक गाड़ी है, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी बुला रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, ठीक है, मस्त है ना गाड़ी, एकदम नई डिज़ाइन की गाड़ी। ऐसी गाड़ी तुमने कभी देखी नहीं होगी दुनिया में, कोई कार कंपनी ऐसी गाड़ी नहीं बना सकती जैसी मेरी गाड़ी है। तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में इंजन होता है, राइट, जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, यही पता है हमको। अगर ये रेस्ट पर है, कार रेस्ट पर है, आपने इंजन में की भरा करके चालू कर दिया, राइट, गाड़ी चालू हुई, इंजन ऑन हुआ, फिर आपने एक्सेलरेटर पर पैर डाला और गाड़ी मूव करने लगी, ओके। तो गाड़ी के अंदर इंजन है, वो इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसके साथ गाड़ी मूव कर रही है ना, ओके। तो मान लो गाड़ी बंद पड़ी है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपने इंजन नहीं चालू किया, आप अंदर से गाड़ी को ढकेलो, अंदर से गाड़ी के अंदर बैठ के और गाड़ी को ढकेलो, अंदर से कांच पे धक्का मारो या पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ और आगे वाली सीट को ढकेलो, क्या कार मूव करेगी? नहीं। लेकिन अगर आप नीचे आके कार को पीछे से धक्का मारो, आप यहाँ खड़े हो गए, यहाँ से आप धक्का मार रहे हो इसको, तो ये जाएगी, है ना, तो जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि जाएगी, बहुत भारी होती है भाई, हल्की फुल्की नहीं होती कि ऐसे ही का धक्का मार के चला दिया। लेकिन मान लो चलो दो आदमी आ गए, एक और आ गया, ठीक है, ये भी धक्का मार रहा है, दोनों मिलकर धक्का मार रहे हैं, तो हो सकता है इस कार को मूव कर लें लोग धकेल के, है ना, बाहर से। लेकिन अगर दोनों कार के अंदर बैठे हैं, दोनों जन कार के अंदर बैठ गए, ठीक है, दोनों जा रहे हैं पिक्चर देखने, दोनों कार के अंदर बैठे हैं, दोनों मिलकर धक्का मार रहे हैं, सेम यही, दोनों नीचे धक्का मार रहे थे, कार मूव कर रही थी, दोनों अंदर बैठ के मार रहे धक्का, तो कार मूव नहीं कर रही, क्यों? वाई? भाई फोर्स तो लगा ही रहे हो ना तुम, अंदर भी फोर्स लगा रहे हो, बाहर भी फोर्स लगा रहे हो, तो बाहर वाले फोर्स में से तुम्हारी कार मूव करने लग गई, अंदर वाले फोर्स की वजह से कार मूव नहीं कर रही है, क्या रीजन है? इस हिसाब से इंजन के अंदर है, इंजन भी तो कार के अंदर ही होता है, तो इंजन भी फोर्स अगर जनरेट करता है कार को मूव करने के लिए, तो कार मूव कर जाती है, तुम्हारे फोर्स से कार क्यों नहीं मूव कर रही? एक्चुअली में इंजन फोर्स नहीं लगाता, इंजन कार को चलने के लिए कभी फोर्स नहीं लगाता, इंजन सिर्फ पहिए घुमाता है, ठीक है, इंजन क्या करता है? सिर्फ पहिए घुमाता है। होता क्या है फिर देखो, इंजन इस व्हील को घुमाने की कोशिश करता है और उसकी वजह से जब ये व्हील घूमता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है, व्हील और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। व्हील चाहता है इस तरफ घूमना, फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, तो यहां पर क्या होता है? एक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर जनरेट होता है। इस केस में क्या, जब आप बाहर से धकेल रहे थे तो क्या हुआ? आप यूं धक्का मारो, अगर आप लटक के हवा में रख के धक्का मारो तो नहीं जाएगी गाड़ी, आप जमीन से सपोर्ट लेते हो। कैसे? आप क्या कर, कार को पकड़ते हो ऐसे, ठीक है, आप जमीन पे पैर डालते हो, ठीक है, आप जमीन पे धक्का मारते हो और जमीन आपको धक्का मारती है, समझे? आप अर्थ पे, फ्लोर पे धक्का मारते हो, जितने फोर्स से उतने ही फोर्स से अर्थ आपको धक्का मारती है और वो फोर्स ट्रांसफर होता है कार को और आपकी कार मूव करने लगती है। समझ में आया? ऐसा ही यहां पर भी होता है व्हील्स के केस में, ठीक है। व्हील्स जमीन पर धक्का मारते हैं, जमीन व्हील्स पर धक्का मारती है, ठीक है। व्हील्स का मतलब ये थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर अभी खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, जो अभी हमारे स्कोप में नहीं है, पर फिलहाल एक जितना हम अपने लेवल में 9th के लेवल के साथ समझ सकते हो उतना समझा देता हूं आपको कि कार का व्हील है, इस तरफ ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसका एक एक हिस्सा पीछे की तरफ धक्का मार रहा है अर्थ को, ठीक है। जैसे जो भी सरफेस अर्थ के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो अर्थ को नीचे दबाने की कोशिश करता है, अर्थ उसको उल्टा धकेलता है, ठीक है। और ऐसे कंटिन्यूअसली अलग अलग सरफेसेस कांटेक्ट में आते रहते हैं, है ना। ये घूमता है ना, तो पहले ये सरफेस कांटेक्ट में आया, उसके बाद ये सरफेस कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद ये सरफेस कांटेक्ट में आएगा, तो अलग अलग सरफेसेस उसके कांटेक्ट में आएंगे अर्थ के, सभी अर्थ को धक्का मारना चाहते हैं, अर्थ सभी को धक्का मार रही है, इसलिए सब ऐसे ऐसे घूम घूम के कार आपकी आगे चलती जाती है। समझ में आया? इससे नहीं समझ में आया तो इससे अच्छा समझ में आ ही जाएगा, है ना। अगर आपको खुद को चलना है, सोचो जमीन पे आप कैसे चलते हो। अगर आप बैठे हुए हो, सपोज आप बैठे हुए, आप कैसे उठोगे? आप जमीन, जैसे आप चेयर पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो आप पहले पैर रखते हो जमीन पे, फिर आप जमीन पे फोर्स लगाते हो। नॉर्मली क्या है, हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं रोज डे टू डे लाइफ में, हम कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, रेगुलरली ये सब हमारे साथ होती रहती हैं चीज़ें। अगर दोबारा कभी बैठो, चेयर वेयर पे बैठे हो, आप जब उठ रहे हो तो आप नोटिस करना कि आप अचानक ऐसे कूद के खड़े हो जाओ, नहीं,
अगर आप कूद के खड़े भी हो जाते हो तो आपको चेयर पर पहले फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज नॉर्मली आप खड़ा होना चाहते हो तो ज़मीन पर आपको पहले दबाना पड़ेगा, फोर्स लगाओगे ज़मीन पर पैर से, तब ज़मीन आपको फोर्स लगाती है और आप तब खड़े हो पाते हो, है ना। अगर ट्राई करना है चेयर पर बैठ जाओ एकदम स्ट्रेट, ऐसे चेयर पर एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठ जाओ, पैर पे फोर्स मत लगाना, खाली हाथ ऐसे लो ऊपर और हाथ से खींच के चढ़ने की कोशिश करो, खड़े होने की कोशिश करो, ठीक है। चेयर पे बैठो, पैर जमीन पर मत दबाना, खाली पैर ऐसे ही रखो, ठीक है, खाली टच करके रखो, हाथ से अपने आप को खींच के उठाने की कोशिश करो। अगर तुम उठ गए तो मेरे को कमेंट में मेंशन करना, ठीक है, मैं तुम्हारे घर मिलने आऊँगा, ठीक है। अरे तुम्हारे लिए नोबेल प्राइज़ की तो बात करनी पड़ेगी ना, इसलिए। तो ये बात होती है कि यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर का इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो आप जमीन पर फोर्स लगाते हो, जमीन आप पर फोर्स लगाती है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट हुआ, आपने एक्शन किया, जमीन ने रिएक्शन किया, ठीक है, और आप मोशन में आ गए। अच्छा, अब इसमें से कोई भी एक्शन रिएक्शन कहला सकता है, ठीक है। एक चीज़ और, जो हम एक्शन रिएक्शन कहते हैं ना, ये थप्पड़ ये थप्पड़, ना मैंने बताया ना पहले, साथ में होती है दोनों चीज़ें। कभी भी देखो, ये जैसे ही टच हुआ, दोनों ने एक दूसरे पे साथ में फोर्स लगाना चालू कर दिया, ये थोड़ी पता चलेगा कि पहले ये फोर्स लगा कि पहले वाला फोर्स लगा। पता चलेगा तुमको कि इसने पहले इस पर फोर्स लगाया या इसने इसके ऊपर पहले फोर्स लगाया, ये कैसे पता चलेगा? होता ही नहीं है पहले बाद में, पहले बाद का सवाल ही नहीं होता है, साथ में ही दोनों फोर्स जनरेट होते हैं, साथ में ही दोनों फोर्स मर जाते हैं, ठीक है। जब तक आपने टच नहीं किया कोई फोर्स नहीं जनरेट हुआ, जैसे ही दोनों आपने टच किया दोनों फोर्स साथ में जनरेट हुआ, ठीक है। तो अब इसमें से एक एक्शन है, इसको मैं एक्शन बोलूंगा, उसको रिएक्शन बोलूंगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं इसका एक्शन और इसके फोर्स को रिएक्शन, या इसके फोर्स को एक्शन इसके फोर्स को रिएक्शन, कोई भी कह सकता हूँ, ठीक है। किसी के लिए भी एक्शन और रिएक्शन कहा जा सकता है, क्लियर है। तो मैं ये चीज़ें क्यों एक एक वर्ड को ऐसे बता रहा हूँ कि यार ये एक्शन रिएक्शन है, ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि बच्चों कंफ्यूजन बहुत रहती है लोगों को, ठीक है। लोग आगे आगे क्लास में चले जाते हैं, लोगों को क्लियर ही नहीं होता है कि यार ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। एक्शन रिएक्शन कोई अलग अलग नहीं है कि एक को एक्शन बोलेंगे एक को रिएक्शन बोलेंगे, ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में मिसकंसेप्शन मत पालो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ओके। तो आपने कार को मूव करवा लिया धक्का मार के, है ना। अगर जमीन स्लिपरी है, यहाँ कीचड़ विच्चड़ है, तो आपका फोर्स से कार नहीं मूव करेगी, आप फिसल जाओगे खुद ही, है ना। अरे धक्का मारने का, फिसल के नीचे गिरा, मुंह पे कीचड़ लगा, उठ के ओ अरे मेरे नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, तो तकलीफ हो जाती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। अच्छा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए अगर साइन वाइन की बात की जाए तो साइन एक का अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरे का नेगेटिव लोगे, समझ में आया। एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, है ना। तो फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी बाई ए। ये तो हुआ अगर मैग्नीट्यूड वाइज जाऊँ तो। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ये तो वेक्टर होता है ना, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी बाई ए, बट दो में से किसी एक को आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो या तो इसको माइनस लिख दो या तो इसको माइनस लिख दो। समझ में आया क्यों माइनस लगाया? इस वाले में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, मैंने खाली मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को मैं इक्वल नहीं लिख सकता, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है ना, है ना। जितना इसने उसको उस तरफ फोर्स दिया तो उसने इसको इस तरफ फोर्स दिया, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स दिया, इसलिए दो में से किसी को माइनस लिखना पड़ेगा जब आप वेक्टर लगा के लिखते हो। तो क्लियर है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। अगला टॉपिक लेके अगले वीडियो मिलेंगे, तो तब तक के लिए बस थोड़ा सा कर लो वेट और मन लगा के पढ़ते रहो, और मतलब ऐसा पढ़ो कि मतलब यार सच में तुम्हारा एक नोबेल प्राइज़ फिक्स हो जाए, वो इधर फिसल के कीचड़ पोत के नहीं, ठीक है, रियलिटी में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरा कोई स्टूडेंट स्वीडन जाए, स्वीडन नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है ना, पता है ना। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय। एक मिनट, मेरी गाड़ी कोई ना चोरी कर ले भाई। अब ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।